जय हिंद दोस्तों। आज के समय में टॉप 25 क्वेश्चन को शामिल किए जो कि साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए। दोस्तों ध्यान दें कि अगर आप किसी भी जानकारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो ध्यान दें कि एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक या सीजीएल टीचर एमपीएस ग्रुप डी एनटीपीसी सीएचएसएल सीपीओ जीडी या कोई भी दोस्तों अगर एक्सेप्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा कीमत होने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कि आप सभी सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न ध्यान दें। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे पानी कहा या जल कहेगा दोस्तों, एक ही चीज़ होता है। तो आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सा ध्यान दें विटामिन पानी में घुलनशील है दोस्तों। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दें कि विटामिन सी। ध्यान दें दोस्तों कि विटामिन सी जो है यह पानी में घुलनशील होता है। और ध्यान दें एक और विटामिन जो कि पानी में घुलनशील होता है वह है ध्यान दें बी, यानी दोस्तों विटामिन सी और विटामिन बी। ध्यान दें ये पानी में घुलनशील होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं कि वसा में घुलनशील होने वाले कौन कौन से विटामिन। ध्यान दें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वसा में घुलनशील होने वाले कौन कौन से विटामिन है दोस्तों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि विटामिन ए, ध्यान दें कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ध्यान दें और विटामिन दोस्तों ध्यान दें एक और होता है ई, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं ध्यान दें यहाँ विटामिन ए, ई, डी और के, ये चार विटामिन जो कि दोस्तों ध्यान दें ये वसा में घुलनशील होता है। ये आप सभी लोग भी याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि विटामिन सी और विटामिन बी ये दोस्तों जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए, ई, डी, के ये चार विटामिन दोस्तों ये वसा में घुलनशील होता है। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है। ध्यान दें टाइफाइड होने पर कौन सा अंग ध्यान दें प्रभावित होता है। दोस्तों अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, फेफड़ा, आर्ट, मस्तिष्क और यकृत। दोस्तों यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ध्यान दें वह होगा आर्ट। यानी दोस्तों ध्यान दें कि टाइफाइड होने पर वह मानव शरीर का प्रभावित अंग होता है तो वह आर्ट होता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है। ध्यान दें कि मानव में गुणसूत्रों जिसे कि हम क्रोमोसोम भी कहते हैं की संख्या कितनी होती है। ध्यान दें यहाँ पे आप सभी को बताना है कि मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। तो ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे 46 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 28 जोड़े हैं और 32 जोड़े हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दें ऑप्शन नंबर सी जो कि 28 जोड़े। यानी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 46 होता है। ध्यान दें कि अगर संख्या में पूछेगा दोस्तों तो हमें सिर्फ 46 टिक करना है। ध्यान दें और जोड़े में यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों यानी कि 28 जोड़ा होगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक नहीं करना है कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें कि 46 कहेगा संख्या में तो हमारा 46 होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि जोड़े में यानी कि 28 जोड़े होगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है। ध्यान दें हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान दें आप सभी को बताना है दोस्तों कि हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दें कि भाग 4। भाग 4 में दोस्तों हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है दोस्तों। वही बात करें ऑप्शन नंबर ए की यानी कि भाग 3 में दोस्तों क्या है, तो ध्यान दें इसमें मूल अधिकार का, ध्यान दें कि मूल अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। वही बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 2 में दोस्तों, तो इसमें ध्यान रहे कि इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया। ध्यान दें कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। वही बात करें भाग 1 की दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की यानी कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य का उल्लेख किया गया है। ये आप चारों याद रखिएगा। यानी कि भाग 4 में दोस्तों क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार का कर्तव्य इसमें शामिल किया गया। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और भाग 1 में क्या है दोस्तों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों ये आप सभी लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है। ध्यान दें यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में दिया था। ध्यान दें कि गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था दोस्तों वो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में दिया था। तो कहाँ दिया था ये आप सभी को बताना। ध्यान दें कि गौतम बुद्ध ने जो कि दोस्तों अपना उपदेश ध्यान दें कि धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में दिया था, कहाँ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सारनाथ। ध्यान रहे कि दोस्तों सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में दिया था वो सारनाथ में दिया था। और ध्यान है दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में
एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने यह अगला प्रश्न है, ध्यान दे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयाराम साहनी नहीं दोस्तों। ध्यान रहे कि 1921 ईस्वी में, ध्यान रहे कि 1921 ईस्वी में जो कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है कि खजुराहो, ध्यान दें कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप सभी को बताना है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान दें कि डी, यानी कि चंदेल वंश ने जो कि खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान दें कि चंदेल वंश ने ही दोस्तों खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ध्यान है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ध्यान दें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 1947 के तहत 1947 के तहत जो कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। ध्यान रखें कि 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स प्रस्ताव कब लागू किया गया था तो इसका सही आंसर होगा 1942। ध्यान रहे कि 1942 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन प्लान कब लागू किया गया था तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रहे कि 1946 ईस्वी में दोस्तों। तो आप सारे प्रश्न को याद रखिएगा कि शिमला सम्मेलन 1945 में, क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में और कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न, ध्यान दें कि भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी, ध्यान दें कि भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ध्यान दें ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दें कि बड़ोदरा। ध्यान दें कि बड़ोदरा में दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये 10वां नंबर प्रश्न, ध्यान दें कि निम्न में 4 वेदों में से किस बुराइयों एवं बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ध्यान दें कि निम्न 4 वेदों में से, ध्यान दें कि किसमें बुराई व बीमारी के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर डी, आठर वेद। ध्यान दें कि आठर वेद में ही दोस्तों ध्यान दें कि जादू टोना और बुराई बीमारियों का उल्लेख किया गया है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और बराबर एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। आप सभी को बताना है कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों ध्यान दें कि वज्जी जो कि दोस्तों यह उत्तर बिहार का प्राचीन नाम है दोस्तों। और यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि ध्यान दें कि वज्जी की राजधानी क्या है। ध्यान दें और प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि वज्जी की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो क्या रखिएगा कि वैशाली। ध्यान दें कि यहाँ पे उत्तर बिहार की जो प्राचीन नाम है वह वज्जी है और वज्जी की राजधानी वैशाली है। यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये 12वां नंबर प्रश्न है। ध्यान दें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों। ध्यान दें कि ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और बराबर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो कि सत्यमेव जयते शब्द है कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक के उपनिषद। ध्यान दें कि मुंडक के उपनिषद से दोस्तों ध्यान दें कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, संसदीय और विधानसभा चुनाव
के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों आपसे को बताना है कि संसदीय यानी कि दोस्तों लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि वर्तमान में जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो 18 साल है, यानी कि 18 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों जो पहले था ध्यान रहे कि वो 21 वर्ष का था, ध्यान रहे कि पहले जो था वो 21 वर्ष का था, लेकिन दोस्तों अब जो कर दिया गया वो 18 वर्ष का कर दिया गया दोस्तों। और आपसे भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, ध्यान रहे कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों तो याद रखिएगा कि 61वें, ध्यान दें कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों ध्यान रहे ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों तो आपसे को पता चल गया हुआ कि पहले जो आयु था वो 21 वर्ष का था, अब जो वर्तमान आयु है वो 18 वर्ष का है। दोस्तों और 21 से 18 ध्यान रहे कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कम कर दिया गया है। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों आप सभी को अगर इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दें कि एस से सी बोस, यानी दोस्तों एस यानी कि दोस्तों यहाँ पे एस से हो गया सुभाष से और सी से हो गया चंद्र और बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ध्यान रहे कि जय हिंद का नारा दिया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित, ध्यान दें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है। ध्यान दें कि निम्नलिखित राज्यों में से, ये चारों राज्यों में से किसका अपना संविधान है, ये आप सभी को बताना है। कि इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के पास दोस्तों ये अपना संविधान है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न, ध्यान दें कि लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी। ध्यान रहे दोस्तों कि लोधी वंश का जो स्थापना किया था वह बहलोल लोधी किया था और यह कहाँ के रहने वाले दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि यह अफगान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अफगान के रहने वाला था जो कि लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। यह भी याद रखिएगा और यह अफगान के रहने वाला था। यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो ये कितने वर्षों में रिटायर होते हैं ये आप सभी को बताना है। तो ध्यान रहे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में। ध्यान है दोस्तों कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में ही राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये आप सभी लोग याद रखिएगा और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों और ये इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न है। दोस्तों ध्यान रहे अगला प्रश्न क्या है, ध्यान रहे दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, उस्ताद अहमद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ। दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न में बराबर पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि उस्ताद अहमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। दोस्तों ध्यान दें कि पहला प्रश्न है कि उस्ताद अहमद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि जब अगर उस्ताद अहमद अली का नाम आएगा दोस्तों इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोद से। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से। ध्यान दें कि हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आएगा दोस्तों तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांसुरी से संबंधित है। ध्यान दें कि हरि प्रसाद चौरसिया, अगर आपसे पूछेगा कि उस्ताद अहमद अली तो दोस्तों सरोद से होगा। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा कि 22 अप्रैल को दोस्तों ध्यान रहे कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, दोस्तों ध्यान रहे कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों तो इसका आंसर होगा कि नागालैंड दिवस, यानी कि नागालैंड दिवस को दोस्तों 1 जनवरी के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों आप सभी लोग याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न हमें कई बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग दोस्तों ध्यान रहे कि नमी को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, ये भी प्रश्न जहाँ में एक बार नहीं कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न ध्यान रहे 21वां नंबर प्रश्न,
कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है दोस्तों। ध्यान रहे कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो कि मीरा कुमारी है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, मीरा कुमारी, यानी कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ध्यान है दोस्तों कि उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ध्यान रहे कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये तीनों दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि मानव में टर्सर, ध्यान दें कि टर्सर हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टखने, यानी कि दोस्तों एंकल में, यानी कि ध्यान रहे कि टखने में दोस्तों पाई जाता है मानव में टर्सर हड्डी। ये सभी लोग याद रखिएगा और ये साइंस का प्रश्न है। ध्यान दें आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ध्यान है दोस्तों गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ध्यान रहे कि गिर नेशनल पार्क स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ध्यान रहे कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही 25 क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्सपर्ट लेवल के मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, एसएससी नंबर 1, यानी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारे आने वाले क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।